मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात कर रही थे अपन फिनोक्साइड डाइन की या फिनोल की बात कर रहे थे अपन। और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फिनोल की, एसिडिक नेचर। फिनोल का अम्लीय व्यवहार अपन देखेंगे आज। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिनोल का अम्लीय व्यवहार। फिनोल का अम्लीय व्यवहार कि क्या फिनोल अम्लीय है कि नहीं है। तो इससे पहले अपन इसको लेकर आगे बढ़े, एक दो बातें अपन कर लेते हैं इससे संबंधित, इससे रिलेवेंट। पहली कि कोई भी अम्ल है, कोई भी एसिड है, अम्ल को अपन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसिड है, उसने H+ दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, अम्ल H+ देने के बाद में संयुग्मित क्षार बनाता है, कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मित क्षार बनाता है, और इसको मैं लिखता हूं Cb, कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। ये समझ में आ गया। और क्षार संयुग्मित अम्ल बनाता है। क्षार क्या बनाता है? संयुग्मित अम्ल। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं अपन, ताकि अपन एसिडिटी को बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अपने पास में इसकी, मान लो मेरे को देखनी है कि ये चलो H+ तो दे रहा है, H+ किस स्पीड से दे रहा है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ में दे रहा है, इसको बताने के लिए अपने को कॉन्जुगेटेड बेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो क्या मैं कह सकता हूं कि कोई भी कॉन्जुगेटेड बेस है, कोई भी संयुग्मित क्षार है, ठीक है, उस संयुग्मित क्षार की अम्लीयता, उस संयुग्मित क्षार का स्थायित्व है, उस संयुग्मित क्षार का स्थायित्व है या स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही ये अम्लीय होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? उतनी ही एसिड की अम्लीयता यानी एसिडिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपके पास में जो इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस बना हुआ है वो कितना स्थायी है। चलो ये चीज होगी। अब इस स्थायित्व को, इस स्टेबिलिटी को अपन कैसे देखते हैं? इस स्थायित्व को अपन देखते हैं कि कोई भी मान लो चार्ज है, इस कॉन्जुगेटेड बेस है तो इस पर कोई चार्ज होगा। जैसे एक सिंपल बात करता हूं, चाहे अम्ल हो, जैसे मान लो ये एसिडिक एसिड है CH3COH, ठीक है, श्योर है। इसने H+ दिया और इसने क्या बनाया? CH3COO-। तो ये तो एसिड हो गया और ये हो गया कॉन्जुगेटेड बेस। इस पर ये चार्ज है कि नहीं? बोलो, इस पे ये चार्ज है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी कॉन्जुगेटेड बेस है, कॉन्जुगेटेड बेस का स्थायित्व बढ़ेगा, उतनी उसकी अम्ल की अम्लीयता बढ़ेगी। अब स्थायित्व को कैसे देखेंगे कि स्थायित्व कैसे बढ़ाया घटा? अपने को ऐसे देखकर पता चल जाएगा क्या? है ना, कुछ अपने को कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ संक्रियाएं अपनानी पड़ेगी, कुछ अनुनादी संरचनाओं को अपने को देखना पड़ेगा कि उसके बेस पे अपन उसके स्थायित्व को बता सके, उसके स्थायित्व को एक्सप्लेन कर सके। तो मैं कहूंगा कि जितने ज्यादा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, जितना आवेश का वितरण होता है, आवेश का वितरण जितना ज्यादा होता है, इसको डिस्पर्जन ऑफ चार्ज भी कह सकते हो आप, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा आवेश का वितरण होता है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होता है, उतना ही ज्यादा स्थायित्व बढ़ता है। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें क्या पता आवेश का वितरण कैसे होता है, आप अनुनादी संरचना तो जानते हो। बिल्कुल, तो अपन इसका सेकेंडरी पॉइंट मान सकते हैं कि जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बढ़ेगी, अनुनादी संरचना, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना
इंक्रीज होगी, अनुनादी संरचनाओं की संख्या इंक्रीज होगी, उतनी ज्यादा आवेश का वितरण बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज को अपन एक बार देख लेते हैं। अपन फिनोल पर आने के लिए ये पूरी प्रोसेस, ये संक्रिया अपना रहे हैं, पूरा ऑपरेशन अपना रहे हैं। तो यहां पर देखो मेरे पास में मान लो एसिटिक एसिड है CH3CO और ये OH। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सिंपल अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर इसने क्या किया, H+ दिया, चलो H+ दे दिया, और यहां बना CH3COO नेगेटिव। समझ में आती है बात? ठीक, अब एक बात बताओ, ये देखो ना तो किसी के पास में ज्यादा चार्ज होना चाहिए नेगेटिव का, और ना ही किसी एटम पर ज्यादा चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव का। ना तो नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए, ना पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए, है ना। यानी किसी के पास में धन की अधिकता भी नहीं होनी चाहिए, तो धन की कमी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो अब इस आवेश का वितरण हो सकेगा क्या, इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं कि ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, तो मैं इसको ये बताऊंगा कि CH3CO नेगेटिव और यहां पर डबल बॉन्ड O, यही है CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखो पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, अब ये चार्ज कहां चला गया, यहां पर दूसरे ऑक्सीजन पे, तो आवेश का क्या हो रहा है, वितरण। और ये अपनी जो संरचनाएं हैं ये अपने पास में क्या कहलाएंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह लो या अनुनादी संरचनाएं कह लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह लो या अनुनादी संरचनाएं कह लो। ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इतना काम अपने पास में हो गया, इतना काम कंप्लीट हो गया अपना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अपन इस चीज को लागू करते हैं फिनोल पे। किस पे, फिनोल पे। कैसे लागू करें, स्टार्टिंग से अपन देख लेते हैं फिनोल पे इसको कैसे लागू करते हैं अपन। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलो, अब मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास में फिनोल है, इसकी कंपैरिजन करूंगा मैं किसी दूसरे एसिड किसी दूसरे कंपाउंड के साथ। जैसे मेरे पास में एक तो है अल्कोहल और एक है फिनोल, इनकी एसिडिटी देख रहे हैं, तो एसिडिटी है तो कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड आना स्वाभाविक सी बात है, यही है। अब देखिए मैं सबसे पहले मैंने 1 नंबर पे अल्कोहल लिया, 2 नंबर पे मेरे पास फिनोल है और 3 नंबर पे मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे पहले मैं अल्कोहल की बात करूंगा, ROH, इसने H+ एलिमिनेट किया और मेरे पास बन गया एल्कोक्साइड आयन। इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड आयन। अब बताओ इस नेगेटिव चार्ज के साथ में कॉन्जुगेशन में कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहां पर अपन डीलोकेलाइजेशन का एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि अनुनादी संरचनाओं का अपन किसी तरह की उम्मीद नहीं रखेंगे, यानी अनुनादी संरचनाएं प्रेजेंट नहीं है, कहने का मतलब है। दूसरी चीज, ये पहली बात होगी अपने पास। दूसरी में क्या कहता हूं, मान लो अपने पास फिनोल है, OH, इस फिनोल ने यहां से H+ का एलिमिनेशन किया, H+ का एलिमिनेशन किया, तो यहां पर अपने पास में बेंजीन पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो क्या करेंगे, अपने को इस बात की जानकारी है क्या कि अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, इसके संयुग्मन में डबल बॉन्ड है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, देखो 2-3 तरह की संभावनाएं हैं, उनका ध्यान रखना आप लोग कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के संदर्भ में कोई नेगेटिव चार्ज, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के संदर्भ में कोई पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के संदर्भ में कोई रेडिकल भी हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के संदर्भ में कोई डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन होगी तो रूम टेम्परेचर पे आप डिलोकेलाइजेशन को नहीं रोक पाओगे। यहां बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सॉरी नेगेटिव है ना, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर चला जाएगा, पॉजिटिव है तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, रेडिकल है तो देखो ये रेडिकल इधर और ये रेडिकल इधर, इस रेडिकल और इस रेडिकल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डिलोकेलाइजेशन होता है जब किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में
कॉन्जुगेशन में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या किसी तरह का आयन या रेडिकल मुक्त मूलक उपस्थित हो तो रूम टेम्परेचर पे आप लोग डिलोकेलाइजेशन प्रोसेस को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं क्या दिखाऊंगा कि ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये क्या बन गया, ये फिनोक्साइड आयन बन गया। क्या बन गया? फिनोक्साइड आयन। यहां पर ये क्या था अपने पास में? फिनोल। ये क्या था? फिनोल। ये फिनोल ने एसिडिटी शो कर दी, H+ दिया, तो ये क्या बन गया अपने पास में? कॉन्जुगेटेड बेस। अब देखो क्या बनेगा अपने पास में? डबल बॉन्ड O, इस पे नेगेटिव चार्ज। देखो कैसे, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया तो यहां डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन की वैलेंसी तो 5 हो गई। दूसरी चीज, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास में ये कंपाउंड बनेगा। अगर ये कंपाउंड बन रहा है तो फिर वही दिक्कत है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, फिर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है तो नेगेटिव यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज, तो ये प्रोसेस अंत तक चलती रहेगी। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड नेगेटिव बनाएगा। फाइनली ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर, ये वापस रह जाएगा। इसका मतलब ये अपने पास में क्या बनी, इतनी अपने पास में ये इसकी अनुनादी संरचनाएं बनी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब यहां पर बोलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी कि नहीं? ठीक, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी तो निश्चित रूप से इसकी तुलना में तो ये ज्यादा स्थायी है। कौन? ये कॉन्जुगेटेड बेस। और कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज्यादा स्थायी है तो ये अम्ल क्या होगा, इस एल्कोहल की तुलना में, ये फिनोल ये एल्कोहल की तुलना में ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर का रहेगा, अम्लीय प्रकृति का रहेगा। तीसरी बात, मेरे को कंपेयर किसके साथ करना है? एसिड के साथ। तो मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH। ये क्या करेगा, यहां से H+ निकलेगा। क्या निकलेगा? H+। और जैसे ही H+ निकलेगा अपने पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये कार्बोक्सिलेट आयन हो गया। क्या हो गया? कार्बोक्सिलेट आयन, एसीटेट आयन दे सकते हो आप। यहां पर क्या होगा, वही बात मैंने जो पहले बताई, नेगेटिव चार्ज यहां पर और ये यहां पर। चलो CH3 CO नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड। इसके ज्यादा, इसके अलावा अनुनादी संरचनाएं बनेगी क्या? नहीं बनेगी। ये अपने पास में क्या है? कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, तो इसके अनुनादी संरचनाएं क्या हो गई? ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने इसके स्थायित्व का क्रम समझ में आ गया होगा। देखो ये इसकी किसी तरह की कोई अनुनादी संरचनाएं नहीं बन रही है। इसको एक बार मैं हटा रहा हूं यहां से। इसकी कोई अनुनादी संरचनाएं नहीं बन रही है। कौन से वाले की? इसकी। इसकी अपने पास में अनुनादी संरचनाएं बन रही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। और यहां पर अपने पास में कार्बोक्सिलिक आयन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी भी बन रही है कार्बोक्सिलेट आयन की। तो निश्चित रूप से इन दोनों से ये ज्यादा, इनका कॉन्जुगेटेड बेस क्या करता है? ज्यादा स्थायित्व रखता है। कारण, क्योंकि यहां पर चार्ज का वितरण, यहां पर आवेश का वितरण ज्यादा हुआ है, चार्ज का डिस्पर्जन ज्यादा हुआ है। तो आपके अकॉर्डिंग ये हो गया कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, फिर सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, फिर ये और फिर ये। लेकिन एक बात और सुनो आप इससे पहले, क्या होता है, अपने को यह भी देखना होता है कि अनुनादी संरचनाएं बन गई, आवेश का वितरण तो हो गया, लेकिन जो अनुनादी संरचनाएं बनी वो खुद स्थायी है क्या? वो खुद स्थायी है क्या? तो अपने को अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व देखने के लिए क्या करना पड़ता है? हालांकि वैसे तो एक सीक्वेंस होती है कि चार्ज सेपरेशन मिनिमम या मैक्सिमम होना चाहिए, खैर उन चीजों को अवॉइड करते हैं अपन। यहां पर आप ये देखोगे क्या कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज उस स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज उस स्ट्रक्चर को क्या करता है? स्टेबल करता है। तो यहां पर देखना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज समझ में आ रहा है, कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है जो कि ऑक्सीजन की कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है वो सारी की सारी क्या है? अनस्टेबल। सारी क्या है? अनस्टेबल। यहां देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज,
और यहां पर भी देख लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज। तो निश्चित रूप से कार्बोक्सिलेट आयन की जो अनुनादी संरचना है वो ज्यादा स्थायी है। यही कारण है कि फिनोक्साइड आयन की तुलना में कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्थायी होती है। हालांकि फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है, लेकिन ज्यादा स्थायी कौन है? कार्बोक्सिलेट आयन की। तो ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर किसका नंबर आएगा? फिनोल का, और फिर किसका आएगा? एल्कोहल का। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे क्या कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज तथा कम विद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या स्थायित्व को बढ़ाता है, एक ही बात लिख लो। तो इस हिसाब से अपने पास में क्या होगा, इनकी अम्लीयता का अपन क्रम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये ऑर्डर लिख देंगे। फिर अपन क्या लिखेंगे कि फिनोल में फिनोक्साइड आयन जो कॉन्जुगेटेड बेस है, मेरी बात ध्यान से सुनना, फिनोल में फिनोक्साइड आयन जो कॉन्जुगेटेड बेस है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है बजाय कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। इस कारण सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलेट होता है, उसके बाद में फिनोल, और उसके बाद में क्या होता है? एल्कोहल। समझ में आ गई मेरे पास अब मेरी बात? तो यहां पर अपन ऑर्डर लिख सकते हैं, ये जगह पड़ी मेरे पास। सबसे ज्यादा कौन होगा? एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में नंबर किसका है? फिनोल का, और उसके बाद में नंबर किसका है? एल्कोहल का। ये नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलो ये हो गया। अब अपन ये तो तीनों अन्य के साथ में अपन ने कंपैरिजन किए, समझ में आती है बात। अब अपन देखेंगे फिनोल पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी एसिडिटी पूछी जाती है। दूसरी बात, आपकी जो बीएससी की एग्जाम है उसमें भी इसका एसिडिटी का ऑर्डर पूछा जाता है। तो अब अपन अकेले फिनोल की अलग अलग एनवायरनमेंट के साथ में अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ में बात करेंगे एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है और क्यों होता है। देखिए चलते, देखो हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। फिनोल की अम्लीयता पर, फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, प्रतिस्थापियों का प्रभाव, फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। अब कैसे, देखो एक सिंपल सी बात मैं करता हूं। मान लो अपने पास में, मैं सबसे पहले एल्कोहल को ही जिक्र करूंगा क्योंकि OH ग्रुप फिनोल में होता है, ठीक है।
अब OH पे यहां पर कोई R ग्रुप लगा हुआ है, मान लो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब इस R ग्रुप के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, जैसे मान लो एक एग्जांपल के रूप में मैं देखना चाहूं तो ऐसे देख सकता हूं, HO और यहां पर CH2 है ना, और यहां पर मान लो CH2F है, तो यहां पर भी हो सकता है। ये इसकी माइनस आई इफेक्ट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। अभी माइनस आई प्लस आई का जिक्र आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कर लिया, फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस कार्बन पे कमी हो गई। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछनी है कि मुझे बताओ, एक तो आपके पास C+ है और एक आपके पास में C है, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, मतलब कौन से के पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये मानो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर होगा ये, और जो कि गलत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, इसकी होती है। कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का माप होती है। इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रक्टिंग टेंडेंसी अपन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी अपन कह सकते हैं। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी। यहां वापस आओ, F इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और स्ट्रांगली खींच रहा है, क्योंकि माइनस आई बहुत ज्यादा होता है इसका, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन पे तो ये तो न्यूट्रल है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये खींचेगा। अब इसके पास में क्या इलाज है, इससे और इसके ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रॉन वैसे ज्यादा होती है, तो ये इससे खींचेगा तो H+ चला जाएगा। इसका मतलब यहां ये हुआ कि अम्लीयता क्या होगी, एसिडिटी क्या होगी, अम्लीयता सीधे समानुपाती होगी इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की, कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिटी बढ़ेगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आती है बात। चलो अब इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही कितने प्रकार के होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन ग्राही 3 प्रकार के होते हैं। हो सकता है -R से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो सकता है -H से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो सकता है -I से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो। -R से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, -H से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, -I से खींच रहा हो। R रेजोनेंस है, H हाइपर कॉन्जुगेशन है और I इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। तो अम्लीयता क्या होगी, अम्लीयता में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, -R, कि जिसका -R ज्यादा होगा उसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी। फिर देखेंगे -H, फिर देखेंगे माइनस। मान लो ये तीनों ही नहीं है तो फिर अपन देखेंगे 0। 0 का मतलब है ना तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हो ना इलेक्ट्रॉन देने वाले हो, ना इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हो ना इलेक्ट्रॉन देने वाले हो, उसको 0 बोलेंगे। यानी सिर्फ मान लो मैं फिनोल की बात करूंगा तो फिनोल पे कोई प्रतिस्थापी नहीं हो, सिर्फ फिनोल ही हो, ये OH हो, इसके अलावा और तो मेटा पेरा पे कुछ नहीं हो, उसको अपन बोलेंगे 0। समझ में आ गई। अब मान लो अपने पास में 3 फिनोल दे रखे हैं और तीनों पे इलेक्ट्रॉन दाता ही समूह है, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले तो अम्लीयता घटाएंगे, है ना। तो अपने को अगर तीनों इलेक्ट्रॉन देने वाले हो और अलग अलग तरीके से देने वाले हो, देखो रेजोनेंस होता है वो सबसे ज्यादा प्रबल होता है, चाहे उसको +R के सेंस में कहो चाहे -R के सेंस में कहो, दोनों ही प्रक्रियाएं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो यहां पर फिर कौन होता है H, फिर कौन होता है I। तो मान लो देने वाले हो तो सबसे तीनों ही देने वाले हो, A का +I इफेक्ट हो, A का +H और A का +R, तो अब तीनों ही देने वाले हो तो अपने को कौन सा ऐसा है जो अम्लीयता बढ़ाएगा, जो कम देता हो, जो कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता हो। तो यहां पर अपने को चाहिए +I, बाद में +I देखेंगे, फिर +H देखेंगे और फिर +R देखेंगे। किसी भी अम्ल की अम्लीयता देखने के लिए ये फैक्टर होना जरूरी है, जबकि आपके पास में मेन फंक्शनल ग्रुप एक ही हो, मतलब जैसे फिनोल 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 यही हो उनमें। अब ये फैक्टर हो गया। अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा, जैसे एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं इसमें जो फिनोल की अम्लीयता के बारे में बता सके अपने को।
उस पे ग्रुप लगे हुए हो। जैसे मान लो मेरे पास में एक फिनोल है, कौन सा ग्रुप लोगे आप? पहले आप इसको कॉपी करो। देखो मान लो मेरे पास में यहां पर है फिनोल और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो है, ऑर्थो क्लोरोफिनोल है ना। फिर ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, फिर ऑर्थो आइडोफिनोल, फिर मान लो फिनोल हो अपने पास, उसको भी लिख लो, अकेले को छोड़ो। ये हो गया। अब इनमें से अपने से पूछे कि अम्लीयता का क्रम बताओ, तो आपको क्या करना है, फिनोल के अलावा जो सब्स्टिट्यूएंट अपने पास में लगा हुआ है, किसके अलावा, फिनोल के अलावा ये हेलाइड लगा हुआ है, इसका इफेक्ट पता होना चाहिए कि ये क्या इफेक्ट शो करता है। इफेक्ट का मतलब इनमें से कौन सा इफेक्ट शो करता है। तो याद रखना, हेलोजन कहीं भी, अगर हेलोजन अपने को कहीं भी दिए हुए हो और वहां पर अपने को ये 2-3 बातें पूछी जाएंगी, कौन कौन सी, ऊपर वाला मैं हटा रहा हूं एक बार। OH 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 ये कॉमन है, तो इसका कोई लेना देना है, इनका देखना है। तो हेलोजन क्या क्या काम करता हूं मैं बता दूं। हेलोजन्स के 2 प्रभाव होते हैं, एक तो इनका होता है प्लस आर इफेक्ट और एक इनका होता है माइनस आई। एक तो प्लस आर होता है और एक माइनस आई, आप लोगों ने देखे फर्स्ट ईयर में। प्लस आर इफेक्ट आप कहां देखोगे, सिर्फ ओरिएंटेशन में देखोगे, ओरिएंटेशन या अभिविन्यास में देखोगे। अब ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का मतलब क्या होता है, वो ये होता है जब कोई रिएक्शन करवाओगे आप फिनोल की, तो आने वाला ग्रुप ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पेरा पे, वो देखना है। और फिनोल का अभिविन्यास प्रभाव होता है ऑर्थो पेरा। समझ में आ रही बात। इसका हेलोजन का अभिविन्यास होता है ऑर्थो पेरा। हेलोजन का दूसरा है माइनस आई। माइनस आई आप देखोगे रिएक्टिविटी पर, जब आपको कोई क्रियाशीलता दी जाए या इसके रूप में बेसिसिटी पूछी जाए या कहीं पर एसिडिटी पूछी जाए, तो आप हेलोजन का सिर्फ माइनस आई ही देखोगे। कौन सा देखोगे, माइनस आई प्रभाव। ठीक। और अगर माइनस आई का ऑर्डर देखें, माइनस आई ऑर्डर क्रम देखें, कौन किसका माइनस आई, हेलोजन्स का, तो आपको पता है माइनस आई सबसे ज्यादा होता है किसका, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये क्रम होता है। ठीक है। तो यहां पर और एक चीज और देखना, आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ कमजोर होता जाता है। डिस्टेंस कैसे, भाई OH से यहां पर क्लोरीन है तो ज्यादा लगेगा क्योंकि दूरी कम है OH से, भाई ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, H+ निकल जाएगा। मान लो Cl यहां हो तो उतना तीव्रता से इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी ऑर्थो पे, पेरा पे सबसे कम। लेकिन यहां पर तो दुविधा ये है कि सारे एक जगह ही बैठे हैं। ठीक है, तो प्रभाव कौन सा होगा, माइनस आई, ये लो माइनस आई, इसका भी माइनस आई और इसका भी माइनस आई। अब तीनों माइनस आई है, इसका मतलब ये इफेक्ट आ गया अपने को। अब अपने को ये देखना है अगर तीनों का समान इफेक्ट है तो ज्यादा किसका है, ज्यादा इफेक्ट किसका है, वही अम्लीयता प्रदर्शित करेगा, सीधी सी बात है। तो ज्यादा इफेक्ट अपने पास में है फ्लोरीन का। तो ज्यादा फ्लोरीन का है तो जल्दी H+ फ्लोरीन निकालना चाहिए, लेकिन ये नहीं निकालता है। कारण होता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, H बॉन्डिंग इन ऑर्थोफ्लोरोफिनोल, कि ऑर्थोफ्लोरोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है।
इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग को कैसे शो कर सकते हैं अपन? ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये F, ये H बॉन्ड है। इस H बॉन्ड से क्या हुआ? ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा H प्लस, तो H प्लस निकलेगा थोड़ी मॉलिक्यूल से। दूसरी चीज कि H बॉन्ड की वजह से इसमें क्या हो गया भाई, इसने अपनी एफर्ट्स तो इधर लगा दिया, तो उतना ज्यादा इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड की वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फिर आप कहोगे इसकी क्यों नहीं हुई? देखो H बॉन्ड बनने के लिए शर्त क्या होती है कि बॉन्ड पोलर होना चाहिए, मैक्सिमम पोलर होना चाहिए, कि हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बना बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बना बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन सहसंयोजक रूप से भी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी उतना इसको पोलराइज करेगा, जितना पोलराइज करेगा उतना ही H बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहां पर मैं कहूंगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस वजह से इसकी ये H बॉन्ड बनने की सबसे प्रबल संभावना है। तो इस H बॉन्ड के कारण ही इसकी एसिडिटी क्या होगी, कम। तो फिर बाकी चीज लागू हो जाएगी, फिर क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की और F की सबसे कम। तो ये अम्लीयता का क्रम हो गया, एसिडिटी का ऑर्डर हो गया फिनोल के सेंस में। कॉपी कर लीजिएगा आप इसको फटाफट। फिर मैं आप लोगों को घर के लिए भी एक दो क्वेश्चन दूंगा जो या होमवर्क के रूप में बता सकते हैं, होमवर्क का जो नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन होगा। चलो नेक्स्ट, चले अब मान लो अपने पास में दो तीन चीजें हैं, OH, ये NO2, यहां पर भी NO2 है और यहां पर भी NO2 है। एक दूसरा अपने पास में है OH, यहां पर भी NO2 है और यहां पर भी NO2 है, दो। तीसरा अपने पास में है यहां पर NO2 है, OH, ठीक है। और क्या रह गया, और एक ये मान लो मेटापिड ले लो। अब यहां पर, वहां तो चलो अपने ये देख लिया था, तीनों OH ग्रुप के अलावा जो हेलोजन थे, चारों हेलोजन की प्रकृति अलग अलग थी। अब यहां पर तो NO2 सेम ही, संख्या जरूर चेंज है। तो देखो ये NO2 है, 3 है, तो NO2 का इफेक्ट क्या क्या होता है आपको पता है, -I और -R होता है। तो दो दो ऐसे प्रभाव हैं जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, रिंग ऑक्सीजन से खींचेगा और H+ आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा ग्रुप है तो सबसे ज्यादा एसिडिटी इसकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है। और इसको ध्यान रखना, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। एक ऐसा एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ना होते हुए भी, जिसमें COOH ग्रुप ना होते हुए भी सबसे ज्यादा प्रबल होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होते हुए भी सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, तो उसको क्या बताएंगे, पिक्रिक एसिड। इनमें 3 है और इसमें 2 है। अब इन दोनों की बात करें, इनमें तो एक ही है। देखो रेजोनेंस की एक प्रकृति होती है क्या, कि रेजोनेंस कभी भी मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करता। किस पे वर्क नहीं करता, मेटा पोजीशन। तो इसका मतलब यहां तो इसका -R और -I होगा, लेकिन मेटा पोजीशन पे इसका -R नहीं होगा, सिर्फ -I होगा, ठीक है।
इसका मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी कंपैरिजन में इसकी अम्लता ज्यादा होगी और इसमें दो है तो इसकी ज्यादा होगी। तो ये हो गया एसिडिटी का ऑर्डर। अब मैं कुछ क्वेश्चन एक आधा दे देता हूं आपको होमवर्क के रूप में, जिसको आप कर सको। OH OHCH3, ये OHCH3 और ये OHCH3। इसका एसिडिटी का ऑर्डर आप लोग देखोगे, ठीक है। एक आप ये भी ले लो, सेकंड क्वेश्चन, OH ये OH ये OH ये OH, ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी बातें फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।